यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। पीएम मीडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं विमल थोराट जी से। विमल थोराट जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने आपकी इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे बुलाया है और मेरा परिचय करवा रहे हैं आप। जी। साथियों, इसके पहले कि मैं विमल थोराट जी से बातचीत आगे बढ़ाऊं, बताना चाहूंगा कि विमल थोराट जी इग्नू के हिंदी की प्रोफेसर रही हैं और दलित अस्मिता एक जानी मानी पत्रिका है हिंदी साहित्य में, हिंदी दलित साहित्य में उसकी संपादिका हैं और वो मानवाधिकार को लेकर के भी वो काम कर रही है, एक एक्टिविस्ट भी हैं और हम डिटेल में आज उनके बारे में उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। विमल थोराट जी, आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि बड़े लंबे समय से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं और मैं अक्सर देखती हूँ। जब भी यूट्यूब पर प्रोग्राम देखती हूँ तो मैं जरूर देखती हूँ भाषा सिंह का और मीना कोटवाल की दोनों इंटरव्यूज मैंने देखे और बहुत प्रभावशाली रूप से वो इंटरव्यू आप हुए हैं और बहुत सारी जानकारी मिली कि ये जो पर्सनालिटीज है इनके 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 इस पर्सनालिटी को बढ़ने के लिए जो 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 परिसर उनका या जो इतर जो परिवेश है वो कैसे का बड़ा मतलब उन्हें उनकी पर्सनैलिटी को कितना उन्होंने संवारा है। तो मुझे अच्छा लगा कि उनको मैंने पहले देख लिया है। तो मैं महाराष्ट्र के ही पैदावार हूँ। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा फुले जो और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जो कर्म भूमि है जहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन लगातार होते रहे और उसके बाद उनके बहुत प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन का। और अब चाहते ना चाहते हुए हर बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, ये मैं 56 के बाद की बात बता रही हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर 5 लाख लोगों को दीक्षा दी थी। तो उसके बाद उस समय जो बच्चे बड़े हो रहे थे तो वो अपने आप को बुद्धिस्ट बच्चे ही कहलाते थे और कहने में उन्हें बहुत 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 गर्व महसूस होता था कि अब हम महार नहीं है। और वो कहते थे कि अगर किसी ने क्लासरूम में या आसपास के लोग किसी बच्चे ने या किसी किसी ने उन्हें ये कहकर चिढ़ाया गया या उन्हें उत्पीड़न करने की उनकी कोशिश की तो वो कहते थे कि खबरदार, अब हम महार नहीं है, अब हम हिंदू नहीं है, अब हम बुद्धिस्ट है, आप इस तरह से हमारे साथ व्यवहार नहीं कर सकते। तो ऐसे माहौल में हम बड़े हुए और मेरी परवरिश महाराष्ट्र में ही हुई और मेरी ग्रेजुएशन भी महाराष्ट्र की ही है, नागपुर यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद जब शादी हुई सन 1974 में, तो उसके बाद सुखदेव थोराट दिल्ली चले गए शादी के 1 साल के बाद और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली एज अ पीएचडी स्कॉलर। तो हम 1 साल पीछे रहे दिल्ली में। दिल्ली जाने से पहले अमरावती अपने मायके में रहे माँ के साथ और वहां से फिर हमारा एक बेटा पैदा हुआ था तब तक और उसे लेकर फिर हम दिल्ली पहुंचे और सन 77 से लेकर अभी तक पिछले 1-2 साल पहले तक हम दिल्ली में ही रहे। और मेरी बाद वाली पढ़ाई जो है
पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी जेएनयू से हुई है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। हिंदी भाषा केंद्र की मैं छात्रा रही हूँ। और हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं थी, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छी तरह से लिख और पढ़ सकती थी। और साहित्य में भी मेरी रुचि होने के कारण मैंने बहुत साहित्य पढ़ लिया था पहले ही। प्रेमचंद को मैं बहुत पहले पढ़ चुकी थी, और रेणु को भी पढ़ चुकी थी। बहुत सारे लेखकों को, बहुत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट उनकी रचनाएं हैं। और मराठी भाषी होने के बावजूद भी मुझे हिंदी में थोड़ी सी गति होने के कारण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। ये सबसे बड़ा एक मेरे जीवन का पड़ाव था कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए एक सीढ़ी जो होती है वहां तक मैं पहुंच पाई। और क्योंकि वहाँ दिल्ली में जेएनयू में एमए के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होती है, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होती है, और जिसमें आपको लिखित 2 पेपर देने होते हैं। उसके लिए मैंने 1 साल तक तैयारी की, क्योंकि ग्रेजुएट तक ही केवल रहना शादी के बाद, और शादी के बाद कुछ न करते हुए सिर्फ बच्चे की परवरिश करना, वो तो था ही उसमें शामिल कि बच्चे की परवरिश करना, घर की देखभाल करना। लेकिन एक बहुत इच्छा थी कि हायर एजुकेशन में हायर लेवल की पढ़ाई भी करें। तो वहाँ मेरी एडमिशन हुई और फिर मैंने एमए किया। फिर उसके बाद एमए में अच्छे ग्रेड थे तो एमफिल में एडमिशन हुआ। वहां तब भी एमफिल में भी यही था कि वहां पर फिर टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट था, उसमें भी हमने पास किया। तो इस तरह से ये चलता रहा न सिलसिला, और फिर मैं पीएचडी कर पाई। और पीएचडी करने के बाद फिर नौकरी की तलाश रही। लंबे समय तक नौकरी नहीं मिली, लगभग 10 साल तक, क्योंकि हिंदी भाषा केंद्र जहाँ जहाँ है दिल्ली में, वहाँ कई कई वर्षों तक कोई पोजीशंस नहीं निकलती, कोई पद नहीं निकलता है। तो ये एक वजह रही। तो इसलिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, और फिर उसके बाद फिर इग्नू में मुझे लेक्चरर की पद पर मैं नियुक्त हुई। और अभी 4 साल पहले मैं रिटायर्ड हुई। जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके स्कूल की पढ़ाई के दौरान और जो हायर एजुकेशन है, तो उसके दौरान कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि बीइंग ए दलित या बीइंग ए वुमन आपको किसी प्रकार का भेदभाव झेलना पड़ा हो? अगर ऐसा कोई अनुभव है आपके पास में तो उस अनुभव को साझा कीजिए हमारे साथ। जरूर जरूर। ये मेरा अनुभव और लोगों के लिए भी और लोगों के अनुभवों से भी मेल खाता होगा। महाराष्ट्र में रहते हुए बहुत दिक्कतें नहीं हमारे सामने आई। वहाँ वातावरण ऐसा नहीं था। स्कूलों में या कॉलेज तक में भी जाति के आधार पर कोई भेदभाव हमें तब महसूस नहीं हुआ कभी, या किसी ने करने की कोशिश। एक वजह ये भी थी कि हमारे पिताजी जो है वो सरकारी नौकरी में थे और पुलिस ऑफिसर थे, तो शायद वो भी एक दबदबा रहा होगा, ऐसा हमें लगता है। तो स्कूल में या कॉलेज में की पढ़ाई तक, मतलब महाराष्ट्र में जब तक रहे तब तक ऐसा याद आने वाला या बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत चुभने वाला या बहुत बहुत उसने दुख दिया हो, ऐसा अनुभव नहीं आया। लेकिन दिल्ली में आने के बाद जब हम एमए किया हमने हिंदी में भारतीय भाषा केंद्र से, तो वहां जाकर थोड़ी सी हमें उलझने आती रही। और एमए करने के बाद जब एमफिल में गए और एमफिल में एडमिशन हुआ, तो उस समय हमने विषय लिया था क्योंकि हम कंपैरेटिव लिटरेचर में करना चाह रहे थे और एक मौका था, तो भारतीय मराठी, क्योंकि तब तक भारतीय दलित साहित्य में केवल मराठी दलित साहित्य ही उपलब्ध था। ये 1979 और 80 की बात है।
तो मराठी दलित कविता हमारे पास उपलब्ध थी, उसकी सारी किताबें थी, उसकी आलोचनाएं। तो उसके साथ उसी काल की क्योंकि उसी काल की कविता हिंदी में जो है वो साठोत्तरी कविता कही जाती है। तो साठोत्तरी कविता के साथ हमने सोचा कि इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और उसकी जो जो समानताएं हैं और विषमताएं हैं उसको बाहर लाया जाए। और इसी प्रकार उस आंदोलन का भी उसमें आंदोलन भी अपने आप शामिल होता है कि एक वहां पर इतना बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुआ, दलित पैंथर का उभार हुआ, दलित पैंथर आंदोलन चला और जिसने जाति व्यवस्था के कारण जितनी भी असमताएं असमानताएं थी या भेदभाव था या जो दलितों पर हो रहे अन्याय अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि तब तक स्वतंत्रता के 25 साल हो चुके थे। और संजू जी ये मानिए कि 25 साल के बाद भी जाति व्यवस्था अपनी जगह से जरा सी भी हिली नहीं थी। महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे और दलितों की आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया था, सामाजिक स्थिति तो बदली ही नहीं थी। तो ये सोचकर हमने जब ये विषय लिया और इसका जो सिनॉप्सिस प्रस्तुत किया, तो तब के हमारे जो गुरुजन हैं, बहुत बड़े विद्वान, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान लेखक और बहुत बड़े आलोचक नामवर सिंह जी, डॉक्टर नामवर सिंह जी और डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर केदारनाथ सिंह, ये सब मेरे गुरुजन हैं। और डॉक्टर सुदेश ये सभी उस समय हमारे गुरुजन थे। तो पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार इनके मन में ये शंका आ रही थी, क्योंकि तब तक आप यकीन मानिए कि तब तक उत्तर भारत में दलित साहित्य का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। एक आध दूसरी रचनाएं आ रही थी, छप रही थी भीम पत्रिका में, लेकिन दलित साहित्य पर बहुत चर्चा नहीं हो रही थी। साहित्य की धारा के रूप में उसे माना ही नहीं जा रहा था। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि और उस समय कुछ लेखक लिख रहे थे, चुनिंदा लेखक, और उनकी रचनाएं छोटी छोटी पत्रिकाओं में छापी जा रही थी, लेकिन आंदोलन के रूप में अभी नहीं उभरा था एक प्रवृत्ति या एक उस प्रक्रिया के दौरान। तो इसलिए ये इनको डर लगा, मतलब उसके बाद जो मेरे सामने जो कहानियां, जो पूरा जो पूरी जो सच्चाई खुली कि दलित साहित्य के ऊपर काम करने वाली मैं पहली छात्रा हूँ दलित जेएनयू में। तो उन्हें लगा कि शायद दलित साहित्य की जानकारी यहाँ के लोगों को होने से उत्तर प्रदेश में शायद जैसे दलित साहित्य का आंदोलन महाराष्ट्र में उभरा था और उसका इतना ज्यादा विस्तार होने लगा था कि जो मध्यम वर्गीय साहित्य था, जो सवर्ण साहित्य, उसे उसने किनारे पर कर दिया और मुख्य धारा का साहित्य दलित साहित्य हो गया। मतलब इतनी बड़ी तादाद में और इतनी प्रखरता से, इतनी प्रतिबद्धता से वहां पर लिखा जा रहा था, और वही मुद्दे जो कि आज दलित साहित्य के भीतर जो है वही मुद्दे उठ रहे थे और उस पर चर्चा हो रही थी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रगतिशील लेखक संघ के जो लोग हैं या जनवादी लेखक संघ के जो लोग हैं, उन्हें ऐसा लगा कि शायद दलित साहित्य के आने से यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और लोग इससे दूर हटेंगे, ऐसा कुछ लगा। तो उन्होंने मुझे मेरी एमफिल में एडमिशन होने के बाद और एक सेमेस्टर पूरा होने के बाद, हमारे यहाँ आप जानती हैं कि जेएनयू में फर्स्ट ईयर में 3 कोर्सेस होते हैं और दूसरे सेमेस्टर में एक कोर्स और थीसिस लिखना होता है। तो फर्स्ट ईयर के तीनों कोर्सेस हमने क्लियर किए और अचानक एक दिन मुझे चिट्ठी मिली कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो गई, एमफिल की एडमिशन आपकी कैंसिल हो गई है। और हमारे साथ हमारा जो नंबर था वो 11वें नंबर पर हम थे उस लिस्ट में, और बाकी और
9 और लोग थे, मतलब नीचे लिस्ट में 20 ही स्टूडेंट लेते हैं जेएनयू में। तब तो 20 ही लेते थे, अब थोड़ी ज्यादा संख्या बढ़ी है क्योंकि सेंटर काफी बड़ा हुआ। तो हमें आश्चर्य हुआ कि क्या वजह क्या है। तो जब हम ऑफिस गए और पूछा गया और टीचर से भी पूछा हमने कि क्या वजह है कि एक सेमेस्टर के बाद अचानक हमारे एडमिशन आपने निरस्त कर दी है। तो उन्होंने कहा, ऑफिस के लोगों ने बताया कि दरअसल इस वर्ष बहुत सारे स्टूडेंट थे और अब टीचर्स कम हैं और स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो इसलिए ये संख्या पहले ही हमें कम करनी चाहिए थी, लेकिन अब हम कम कर रहे हैं और इसके लिए एकेडमिक काउंसिल से कोई भी सूचना या परमिशन नहीं ली गई थी, ये हमें पता चला। तो एकदम से हम बहुत निराश हुए। हमारे साथ बाकी जो और 9 लोग थे वो भी बहुत निराशा में आए। उसमें से 2 एसएफआई के मेंबर थे। एसएफआई आप जानते हैं, जो सीपीआईएम की स्टूडेंट की यूनियन है, तो स्टूडेंट यूनियन, तो उसमें से 2 एसएफआई के मेंबर थे। हम सपोर्टर रहे हैं, लेकिन हम दलित मूवमेंट के बड़े दावेदार थे और दलित मूवमेंट वहां हमने चलाई थी, मैंने और मेरे पति सुखदेव थोरात ने मिलकर, क्योंकि हम बहुत सीनियर थे। तो शायद ये सब उनके कान तक पहुंच ही गया होगा कि इनकी यहाँ पर इन्होंने अम्बेडकर स्टडी सर्कल हमने शुरू किया था। तो उससे ये हुआ कि कुछ तो राजनीति थी उसमें। तो कुछ दिन के बाद फिर बहुत बड़ा घेराव हुआ। 3 दिन के लिए जेएनयूएसयू ने, स्टूडेंट यूनियन ने, यूनिवर्सिटी बंद कर दी। मतलब बहुत एकदम से बहुत ज्यादा सब जगह पर ये खबर पहुंच गई और जेएनयूएसयू भी इसमें शामिल हुई कि 10 स्टूडेंट को अचानक खारिज कर देना, उनकी एडमिशन कैंसिल कर देना, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, ये अन्याय है और उनकी जो आगे की जो भविष्य है आपने यहीं पर खत्म कर दिया है, भविष्य की जो भी उनकी प्लानिंग है। तो हमने देखा कि 2-3 दिन के बाद जो 2 हमारे ही साथी थे, हमारे ही क्लासमेट थे, उनकी एडमिशन पूर्ववत हो गई, उन्हें ले लिया गया, जो कि एसएफआई के मेंबर थे, और बाकी 8 को छोड़ दिया, जिसमें हम भी थे। तो ये फिर ये लड़ाई हो गई व्यवस्था के खिलाफ, मतलब इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, एक अकेली की लड़ाई। और बाकी जो 7 जो और अन्य स्टूडेंट थे वो चले गए, वो बाहर से आए हुए थे, दिल्ली के नहीं थे, 1-2 दिल्ली के भी थे, तो उन्होंने भी हार मान ली और चले गए। हम अकेले रह गए और फिर हमने 6 महीने तक लड़ाई लड़ी, पूरी इंस्टीट्यूट के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी कि ये क्यों कर हुआ। और तब तक जेएनयू में जो स्टूडेंट थे, एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई थी, यूनियन बन गई थी, यूनियन नहीं ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने सपोर्ट भी किया और फिर लंबे समय तक अपीलें चलती रही, पम्फलेट छपते रहे और रोजाना एक पम्फलेट छपता था और आमरण उपोषण भी हुआ, धरने भी हुए और नारे भी लगे। नामवर सिंह को घेराव हुआ, 12 घंटे का घेराव हुआ, फिर भी टस से मस से नहीं हुए, लेकिन हम डटे रहे। हमने कहा हमारी इसमें कोई गलती नहीं है कि हमने एडमिशन लिया है और हमारी एडमिशन प्रॉपर चैनल से हुई है, तो हम तो करेंगे, हम तो अपनी एडमिशन। उस समय जेएनयू के वाइस चांसलर हमारे जो प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन थे, प्रेसिडेंट होने से पहले वो जेएनयू में वाइस चांसलर रहे 1 वर्ष तक। तो उनके पास तक हमारी कुछ अपीलें पहुंच गई थी, कुछ पेपर्स पहुंच गए थे। तो उन्होंने अचानक हम बहुत उदास भी हो रहे थे, लेकिन हम बहुत सशक्त भी होते रहे। इस दौरान हमारी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आया। तो संजीव जी, हम बहुत कम बोलने वाले और बहुत मृदुभाषी रहे और अचानक हम एकदम से बहुत ज्यादा प्रतिरोधी और तीव्र स्वर में और बहुत
कठोर शब्दों में बोलने लगे, क्योंकि संघर्ष का मामला था। और संघर्ष भी ऐसा वैसा नहीं था, जातिगत भी था और लिंग भेदभाव भी था उसमें। तो दोनों तरह से हमारा दोहरा शोषण हम देख रहे थे। और बहुत हमारे काफी जो मित्र वर्ग था उन्होंने काफी हमारा सपोर्ट किया। और उस समय सुखदेव जो है वो अपने पीएचडी के फील्ड वर्क के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे। तो उन 6 महीनों में वो दिल्ली में नहीं थे। तो उन्हें सिर्फ खबर जाती थी कि ये हो रहा है वो रहा है। उस समय मोबाइल नहीं थे, फोन की फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। किसी के पास फोन भी नहीं थे हमारे पास, और स्टूडेंट होने के कारण तो और भी मुश्किलें थी। तो हम अकेले ही लड़ रहे थे। हमारा छोटा सा बेटा हमारे साथ था, और हम अकेले ही मैरिड स्टूडेंट हॉस्टल में रह के ये सब लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन SC ST एसोसिएशन ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी। और फिर 6 महीने के बाद अचानक एक दिन KR नारायणन साहब की तरफ से, हमारे वाइस चांसलर साहब की तरफ से एक संदेश आता है कि आपको बुलाया है ऑफिस में। तो हम चौंक गए, और थोड़ी हमें खुशी भी हुई कि कुछ न कुछ तो होने वाला है, कोई अच्छा ही होगा। और हम तुरंत उनके क्योंकि कैंपस में ही रहते थे, तो तुरंत हम चले गए वाइस चांसलर जी से मिलने। और वहां देखा कि हमारी एक फाइल जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी बड़ी हो गई थी, मतलब उसमें सारी अपीलें थी, जितनी अपील थी, जो पैम्पलेट्स थे, वो सब उनके टेबल पर रखा हुआ था। और जो उसकी एक फाइल हमारे पास भी रखी हुई थी। तो एक बहुत बड़ा संघर्ष था ये किसी संस्था के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अकेले खड़े रहना। तो उन्होंने बड़े प्यार से हमारे से बातचीत की, पूछा कि क्या वजह है, कि ये क्या हुआ है। हमने कहा हमें पता ही नहीं है सर, सिर्फ हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ गया था और उसमें कहा गया कि आज से आपकी एडमिशन कैंसिल। तो उन्होंने फिर अपने ऑफिसर्स को बुलाया और रजिस्ट्रार को बुलाया और उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि ये तो पूछताछ की उन्होंने, तो ये तब हर एक चीज जो है एकेडमिक काउंसिल से पास होती है, चाहे कितने स्टूडेंट लेने हैं, कितने कम करने हैं, या अचानक किसी को निकाल देना है, मतलब अचानक निकाल देना है, जो कि एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में पास भी हो गए हैं। तो ये सब उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर उन्होंने कहा हम थोड़े इमोशनल भी हो गए थे तब तक। तो उन्होंने कहा कि आपकी एडमिशन फिर से हम बरकरार रखते हैं, रीस्टेंड करते हैं, और आप खुशी खुशी चले जाइए। और उन्होंने तुरंत एक जो वाइस चांसलर का जो लेटर हेड होता है उसके ऊपर प्रिंट करवा के मंगवाया, और उस पर साइन करके मुझे अपने हाथ से दिया, और कहा कि आप जाइए, खुश होइए, रोना नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने संघर्ष करने वाली महिला रो नहीं सकती। तो मैंने कहा जी सर, ये खुशी के आंसू हैं। और फिर हम आए, और उस चिट्ठी को हम सीधे अपने ऑफिस में लेके गए, हिंदी विभाग, हिंदी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के हिंदी भाषा केंद्र में, और उनके सामने ऐसे पटक के कहा कि लीजिए, ये वाइस चांसलर की ऑर्डर है, अब कल से हम आएंगे और क्लास ज्वाइन करेंगे। मतलब बहुत गुस्से से, लेकिन गुस्सा भी ऐसा कि अब उसमें जीत की भी एक भावना थी कि हम जीते हैं अपने संघर्ष में। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी क्या कहना चाहिए, हमारी जो बड़ा एक अचीवमेंट भी है। हायर एजुकेशन का जो एक सपना था, उसे जो तोड़ने का या मिटाने का जो एक प्रयास किया गया, वो सफल नहीं हुआ। उसकी बहुत खुशी हुई हमें, और उसके बाद फिर हम बहुत संघर्षशील रहे। तो वो एक बड़ा संघर्ष का मामला है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, चूंकि हमारे पास समय की एक सीमा भी रहती है, और मैं शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि जो आपने दलित अस्मिता जो पत्रिका आपने प्रारंभ किया और काफी समय से चल रही है, काफी चर्चित है, उसके जो कलेवर है, उसकी प्रिंट क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी आती है, लगातार मैं उसमें लिखता भी रहा हूँ और मुझे प्राप्त होती रही है, मैं पाठक रहा हूँ उसका।
तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पत्रिका को निकालने के पीछे क्या मकसद है, इस पर क्यों इस पत्रिका को निकालना पड़ा और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस बारे में कुछ बताइए। जी, एक बात अच्छा सवाल आपने किया और शायद ये मेरे लिए भी बहुत उचित ही है कि इस पर मैं बात करूँ। ऐसा है संजू जी, एक और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इग्नू में हमने एक पाठ्यक्रम तैयार किया, भारतीय दलित साहित्य एक विशेष अध्ययन। ये एमए के सेकंड ईयर के लिए ये पाठ्यक्रम तैयार किया और वो 16 क्रेडिट का कोर्स, मतलब 4 पर्चे है उसमें, 4 पर्चे। तो ये पाठ्यक्रम तैयार करते समय पूरे भारतीय संदर्भ में, पूरे भारतवर्ष में दलित साहित्य की जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वो अब कितना चेतनाशील हो गया है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो वैचारिकी है, उस वैचारिकी को के मद्देनजर उस वैचारिकी के आधार पर जो लेखन किया जा रहा है दलित साहित्य ही के रूप में, तो वो रचनाएं हमारे सामने आ गई थी। तो इसे पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, अगर सभी भाषाओं में अगर है और हमारा कोर्स एक, उसका लिमिटेशंस होता है, लिमिटेशन होते हैं कि इतने ही उसके होने चाहिए। तो ये हमने सोचकर एक प्रपोजल डाला और वो हमारी जो सब जो एक सबसे बड़ी कमेटी होती है एकेडमिक काउंसिल से पास हुआ और उसके बाद उस पर काम होना शुरू हो गया। तो देखा कि लगभग 17 भाषाओं में, भारत की 17 भाषाओं में दलित साहित्य की रचनाएं उपलब्ध है। मतलब अभी पूरा भारतीय आंदोलन हो गया। तो अब इस भारतीय आंदोलन को एक पाठ्यक्रम में कैसे समेटा जाए, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और प्रत्येक प्रदेश से उत्तर भारत से भी और दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम से लेखक जो विशेषज्ञ है दलित साहित्य के, उनके साथ उन्हें बुलाया गया और वो एक उनके साथ मीटिंग हुई। विशेषज्ञता मीटिंग समिति मीटिंग कहा जाता है उसे। तो उसमें फिर हमारे सामने एक सवाल आया कि कौन सा मतलब उसमें मैं गिनती हूँ कि कितनी भाषाएं हैं। सिर्फ एक भाषा छूट गई है शायद, बाकी सभी भाषाएं उसमें शामिल है भारत की। यहाँ तक कि असमी भी शामिल है। असमी भाषा में भी दलित साहित्य लिखा गया है और काफी अच्छी संख्या में उसकी रचनाएं उपलब्ध है। तो इस पाठ्यक्रम को तैयार करते समय ही ये एक दिमाग में एक चल रहा था कि ये सोच चल रही थी कि क्यों नहीं एक पत्रिका भी हम इस पर निकालें कि हिंदी भाषियों को अन्य भाषाओं के जितनी भी दलित साहित्य लिखा जा रहा है, मराठी का दलित साहित्य जब तक अनुदित होकर नहीं आता है तब तक नहीं कोई पढ़ सकता है, सभी भाषाएं तो हम नहीं जान सकते। तो ये प्रयास हमने किया और 17 भाषाओं का जो टेक्स्ट हमने लेना था उसे अनुदित किया गया और अनुवादक जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे हमारे हमें सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये प्रक्रिया लगातार 6 साल चलती रही, 7 और 7वें साल ये पाठ्यक्रम पूरा होके हमने इग्नू में ये लॉन्च किया है। अब तो 7 साल से ये चल रहा है पाठ्यक्रम। तो उसी समय हमने देखा कि इतनी सारी रचनाएं और है जिसको हम पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं इनको फिर अनुवादकों से विनती की जाए। और आप लोगों ने भी बहुत सहायता की है, बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, बहुत बड़ा नेटवर्क बना है दलित साहित्यकारों का और दलित रचनाकारों का और अनुवादकों का। और फिर ये कल्पना दिमाग से सही मायने में पेपर पर उतरी, फिर रजिस्ट्रेशन किया गया और पत्रिका का पहला अंक काफी अच्छा उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। तो इस तरह से भारत की सभी भाषाओं से दलित साहित्य को अनुदित
के इस दलित अस्मिता में हम छाप रहे हैं। तो इस हिसाब से वो भारतीय दलित साहित्य का एक मुख्य पत्र हो गया। तो काम ज्यादा है, लेकिन हम आप लोगों की सहायता से, सभी की सहायता से ये कर रहे हैं। पिछले बार अब 12 साल हो गए हैं दलित अस्मिता को छापते हुए। तो अब मैं एक जो तीसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आपका एक पक्ष है कि आप ह्यूमन राइट को लेकर के आपने काफी काम किया है और लगातार इस पर आप काम कर रहे हैं। तो आप उस संस्था के बारे में भी बताइए और आप किस तरीके से ह्यूमन राइट जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, उसमें आपने क्या अनुभव आपको हुआ और इस रास्ते क्यों आना पड़ा, इसके बारे में भी बताइए। हाँ, संजू जी, हम दलित मानव अधिकार अभियान जो है एक बहुत बड़ा अभियान पिछले 22 साल से लगातार, इसकी स्थापना भी जो लॉन्च हुआ था वो 1998 में हुआ था, और राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान। क्योंकि भारत में भारत एक जाति व्यवस्था यहाँ की जो कितनी मजबूत है हम जानते हैं। ठीक है, रोजाना इतनी घटनाएं यहाँ पर होती है, जाति के कारण, जाति उत्पीड़न की घटनाएं, और खास करके महिलाओं पर भी बहुत ज्यादा अत्याचार अन्याय होता है। तो भारत के सभी जो बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट सबने एक साथ आकर ये तय किया कि क्यों नहीं हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करें। और इसके लिए लगातार कई मीटिंगें हुई, जगह जगह पर मीटिंगें हुई, और उस मीटिंग में यही तय हुआ कि हमें एक नेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी आवाज सुनी जाएगी, और उस पर उठाए गए सवाल सुने जाएंगे, और देश के बाहर इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो 1998 में इसकी स्थापना हुई, और तब प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन साहब ने ही इसे फ्लैग ऑफ किया था। हमने उनको एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, एक बहुत बड़ा बाबा साहब की फोटो सबमिट की थी, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा अच्छा अभियान है, आपको हमारा आशीर्वाद है, आप इसे चलाइए। और वो तस्वीरें बहुत ही उस समय की जो तस्वीरें हैं, अमूल्य तस्वीरें हैं। और उस समय से लेकर फिर लगातार हम इस अभियान से जुड़े हैं, और इस अभियान के विशेषता ये है कि इसमें भारत की 22 राज्यों में ये अभियान काम कर रहा है, 22 राज्यों में। तो लगभग सभी केवल नॉर्थ ईस्ट के जितने हमारे राज्य हैं उसमें वो छोड़कर हम इधर सभी राज्यों में काम कर रहे हैं। और इसमें दलित महिला अधिकार मंच एक प्रोग्राम है जो कि दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए और उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती है। तो वो 8 राज्यों में काम कर रहे हैं। फिर दलित आर्थिक अधिकारों पर एक प्रोग्राम है हमारा, वो भी लगभग 20 या 22 राज्यों में काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी। ये जो भारत का जो आप जानते हैं, हम भी सभी जानते हैं कि जो SC/ST जो कंपोनेंट प्लान है, कि जो प्लानिंग कमीशन, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा है, नीति आयोग की तरफ से या सभी मिनिस्ट्रीज की तरफ से SC और ST के लिए एक विशेष प्रावधान होता है, बजट का प्रावधान। तो उस बजट का जो है, जो हिस्सा जो जिनके पास जाना चाहिए वो उनके पास जा पा रहा है या नहीं, उन पर वो खर्च किया जा रहा है नहीं, इसके ऊपर निगरानी रखने का ये काम किया जाता है, और उसके बाद तमाम चीजें है उसमें। और एक है कि जो हमारा जो नेशनल दलित जो उत्पीड़न की जो समस्या को लेकर, तो जो SC/ST PO एक्ट जो है, जो विशेष हमें सुरक्षितता देता है, और जो एक बहुत पावरफुल एक्ट है, उस एक्ट के ऊपर काम करने के लिए एक और हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम है
एनडीएमजे एक प्रोग्राम है। तो इस तरह से 3-4 प्रोग्राम हमारे हैं और इन प्रोग्राम्स के द्वारा हम पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। और जब भारत में जब भी कैलामिटीज होती है, जब आपदाएं आती हैं, तो नैसर्गिक आपदाएं, तो उस समय खास करके दलित और आदिवासी और जो बहुजन, जो हाशिए का समाज है, उनके ऊपर बहुत अन्याय होता है। उनकी तो या तो नेशनल कैलेमिटीज सभी तरह की होती है, तो उसमें उन सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हीं को भोगना पड़ता है। और सरकार की तरफ से जो भी हेल्प उन्हें दी जाती है उसमें बड़ा भेदभाव होता है। ये सुनामी से हम देख रहे हैं। सुनामी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बहुत काम किया था और वहां पर देखा गया कि जो दलित बस्तियां जो डूब गई थी और जो बचे हुए लोगों को राशन तक नहीं मिल रहा था, बच्चों को दूध तक नहीं दिया जा रहा था, बहुत भेदभाव हो रहा था। तो तब से लेकर अभी तक एक और कार्यक्रम हम चला रहे हैं जो केवल इसी के ऊपर। और यही हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स है, इसको हम अपनी जो रिपोर्ट्स है, जो भी जितने भी आंकड़े हम जुटाते हैं, जितने भी केसेस, इसको हम जिनेवा के यूएन कमीशन है वहां पर पहुंचाते हैं। वहां पर हम सबमिट करते हैं, वहां जाते हैं स्वयं और वहां पर हम अपनी बात रखते हैं। तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी हम काम कर रहे हैं। तो उसमें काफी जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर हम जुड़ जाते हैं लोगों से, महिलाओं से खास करके, और उनकी समस्याओं को हम उनकी समस्याएं कम करने के लिए जो भी जितना भी हमारा सहयोग हो सकता है तो वो हम करते हैं। तो विमल थोरात जी, आपसे मैं अब जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा। वो ये है कि अभी आप जो मैगजीन है वो तो आ ही रही है, आपने बताया, और लेकिन अभी आगे आपका क्या प्रोजेक्ट है? क्या आप कुछ किताबें आपकी आने वाली है या किसी प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। और जो लोग दलित उत्पीड़न और इनसे संबंधित लेकर के काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि इन 2 प्रश्नों का आप जो है यहाँ पर अपनी राय रखें। हाँ, प्रोजेक्ट्स तो बहुत है, दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग है, लेकिन अभी उतरना बाकी है। लेकिन दलित महिलाओं पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हम छाप रहे हैं, दलित महिलाओं के स्टेटस पर और उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न के केसेस को लेकर। और इस दौरान जो लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी केसेस ऐसी हुई, इतनी जघन्य केसेस हुई है, जैसे कि हाथरस की केस जैसी ही बहुत सारी केसेस हुई है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और खास करके जो गोदी मीडिया है उसने बिल्कुल ही उस पर चुप्पी साधी है। तो वो केसेस हमारे पास पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारे एक्टिविस्ट हर जगह पर मौजूद है, काम कर रहे हैं। तो उसको लेकर हमने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई है और वो जल्दी ही छपकर आ रही है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही हम अभी एक और अभियान चलाने वाले हैं कि जो जो मजदूर महिलाएं जो लॉकडाउन में जिनके पास काम नहीं रहा है, क्योंकि काम छूट गया है, बहुत लोगों का काम छूट गया है, बेरोजगार हो गई है, तो उनके लिए गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है वो पॉलिसीज कारगर रूप से लागू की जाए। हर एक गवर्नमेंट, हर एक सरकार, हर एक राज्य सरकार उसे कारगर रूप से लागू कैसे करे, इसके ऊपर एक अभियान हम चलाने जा रहे हैं, जिससे कि सभी को काम मिले, सभी को एक जीवनाधार मिले। क्योंकि दलितों पर अत्याचार और अन्याय अभी कम नहीं हुआ है। इधर इस तरफ मतलब पिछले 9 महीनों में बच्चों का, जो दलित और आदिवासी बच्चों का स्कूल से बाहर हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन उनके बस की बात नहीं है, उनके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है। तो केवल महाराष्ट्र की ही मैं बात बताऊं, केवल 29% बच्चों के पास
ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उनकी, बाकी बच्चे जो है और खास करके दलित और आदिवासी बच्चे स्कूल से बाहर हो रहे हैं। तो आने वाले समय में उनकी संख्या घट जाएगी और पता नहीं लॉकडाउन कब तक अब और चलता है और कब ये कोरोना का जो प्रकोप है ये कब खत्म होगा, ये महामारी कब खत्म होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी आने वाली है और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और कुछ किताबें लिखने का प्लान बनाया है, जो 2-3 किताबें है, तो दलित साहित्य पर ही होगी और देखते हैं कब तक पूरी होती है। और दलित अस्मिता के 2 विशेषांक आने वाले हैं। एक दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर। तो ये 2 विशेषांकों पर काम चल रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो दलित समस्याओं पर, दलित इश्यूज पर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि जिस तरह की स्थितियां अभी जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, पूरा देश गुजर रहा है, ये स्थिति सामान्य नहीं है, सामान्य स्थिति है जिसका कि हम सामना कर सकते हैं। ये मनुवाद को फिर से हमारे ऊपर थोपने का एक प्रयास चल रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की एक पूरी सोच के साथ आरएसएस और मौजूदा जो केंद्रीय सरकार काम कर रही है। हमारी तो हम नागपुर में बैठे हैं ना, नागपुर ये आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो बहुत सारी मालूमातें यहाँ से हमें मिल जाती है कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जो अभी जो लव जिहाद पर जो एक जो यूपी सरकार ने जो उस पर ये निकाला है, जो क्या कहते हैं उसे, एक कानून निकाला है कि शादी जो है जाति के अंतर्गत ही होगी, धर्म के अंतर्गत ही होगी। तो इसकी शुरुआत नागपुर से होती है। नागपुर में वो एक पैम्पलेट हमारे हाथ में आया है, बहुत पहले से ये भेज रहे हैं। वो नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक गट्ठर मिला, एक बहुत बड़ा पैकेट मिला जो फट गया था और वो सारे उसमें से पैम्पलेट बाहर निकल रहे हैं। उस पैम्पलेट में ये लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और वो आरएसएस के हेडक्वार्टर से भेजा जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश का खामियाजा सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित और महिलाओं को झेलना पड़ेगा। तो हमें अपने जितने भी आंदोलन हैं इसे और तेज करने पड़ेंगे और हमें प्रतिरोध की आवाजें बहुत तेज करनी पड़ेगी, लेखन की धार को और तीव्र करना पड़ेगा और अपने आंदोलन को बहुत बहुत दूर तक ले जाना होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आंदोलन को बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा और इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और विमल थोराट जी, आपने एक बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे इस खास एपिसोड में। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ और उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस एपिसोड को ध्यान से देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। विमल थोराट जी, आपको भी नमस्कार। जी जी, जय भीम, नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ पर प्रस्तुत होने का और बातचीत करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।